तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोग्लिया के बारे में। पिछली क्लास में हमने सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम में पहली प्रकार की कोशिकाएं न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम दूसरी प्रकार की कोशिकाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं न्यूरोग्लिया। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, न्यूरोग्लिया को हम ग्लियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया, इनकी पहली विशेषता ये है कि यह सपोर्टिंग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन्हें हम सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। सपोर्टिंग सेल इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका फंक्शन जो है वह मेनली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का नहीं होता है। यह इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाली कोशिकाओं को केवल मदद प्रोवाइड करवाती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, ताकि उनका फंक्शन जो है वह ठीक तरीके से हो, उनके फंक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इसलिए इन्हें हमने सपोर्टिंग सेल कहा है। संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो यह कोशिकाएं न्यूरॉन्स की तुलना में 50 गुना तक ज्यादा पाई जाती हैं, 50 टाइम्स हायर देन द न्यूरॉन्स। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं न्यूरॉन्स से फंक्शन के आधार पर तो डिफरेंट है ही हैं, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से भी देखें तो कुछ विशेष अंतर देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हमारी न्यूरोग्लियाज जो होती हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम जो होता है वह प्रेजेंट होता है। ध्यान दें, हमने न्यूरॉन में पढ़ा था कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिस वजह से न्यूरॉन का सेल डिवीजन हो पाना संभव नहीं है। लेकिन न्यूरोग्लिया प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। इस वजह से इनके अंदर सेल डिवीजन वाली जो प्रक्रिया है वह हो पाना संभव है। इसका मतलब अगर किसी इंजरी की वजह से, अगर इंजरी या बीमारी की वजह से न्यूरॉन अगर डैमेज होता है तो उसका वापस सही हो पाना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी इंजरी या बीमारी के तौर पर न्यूरोग्लिया नाम की कोशिकाओं में कोई भी इंजरी होती है तो वह सेल डिवीजन के माध्यम से वापस सही हो सकता है, वापस रीजनरेट होने की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर न्यूरोग्लिया में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, अगर सेल डिवीजन हो पाना भी संभव है, तो क्या इसमें कैंसर भी हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर यही सेल डिवीजन, यही कोशिकाओं का डिवाइडेशन जो है वह बहुत तेज गति से होने लग जाए और एक्सेसिव मात्रा में संख्या बढ़ने लग जाए तो उसी को हम कैंसर या ट्यूमर के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन में जितने भी कैंसर होते हैं वो कभी भी न्यूरॉन सेल का कैंसर नहीं होता है, वह न्यूरोग्लिया नाम की कोशिकाओं का कैंसर होता है। अब इसके संबंध में दो महत्वपूर्ण जानकारियां समझें। सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी ब्रेन कैंसर हैं वो सभी न्यूरोग्लिया सेल्स के ब्रेन कैंसर हैं। यहां पर हम मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर की बात करते हैं। मोस्ट कॉमन जो ब्रेन कैंसर होता है वह एडल्ट एज ग्रुप में भी अलग है, वह पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी अलग है। तो दोनों को ध्यान से सुने और समझें। मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर की बात करें तो वह एडल्ट के अंदर पाया जाने वाला कैंसर तो होता है ग्लियोमा। ध्यान दें, ग्लियोमा सिंपल सा नाम, ऐसा कैंसर जो कि ग्लियल सेल्स का होता है उसे हम ग्लियोमा बोलते हैं। ग्लियोमा में पहला शब्द का मतलब ग्लियल सेल्स है और ओमा उसमें प्रत्यय जो लगा हुआ है। ओमा शब्द का मीनिंग होता है एक्सेसिव ग्रोथ। ध्यान दें, किसी भी शब्द के पीछे ओमा ऐड किया हुआ हो तो इसका मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ। तो एडल्ट के अंदर ग्लियल सेल्स में एक्सेसिव ग्रोथ का होना, उसमें कैंसर का हो जाना, उसे हम ग्लियोमा नाम का कैंसर बोलते हैं। और यह एडल्ट व्यक्तियों में मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर होता है। जबकि पीडियाट्रिक एज ग्रुप की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर होने वाला मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर होता है, दैट इज द मेडुलोब्लास्टोमा। तो ध्यान दें, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर जो है वह मेडुलोब्लास्टोमा है। यहां पर यह भी विशेष ध्यान दें, हम एडल्ट में या पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन कैंसर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर अलग अलग हो सकते हैं, यहां हम मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर की बात कर रहे हैं कि अगर खोपड़ी में कैंसर हुआ है तो वो एडल्ट में कौन सा मोस्ट कॉमन होगा और बच्चे में कौन सा मोस्ट कॉमन होगा। तो एडल्ट में ग्लियोमा और बच्चे के अंदर मेडुलोब्लास्टोमा। यह क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दें, 2016 भुवनेश्वर एम्स के एग्जाम में आ चुका है। तो यह जानकारी विशेष तौर पर याद रखें कि यह चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर जो होता है वह मेडुलोब्लास्टोमा प्रकार का कैंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां बात करने वाले हैं कि हमारे
पूरे नर्वस सिस्टम की बात करें, यहाँ पूरे नर्वस सिस्टम से तात्पर्य है कि पूरा नर्वस सिस्टम मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पूरे नर्वस सिस्टम में ऐसी सपोर्टिंग प्रकार की, ऐसी मदद करने वाली कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं, तो यहाँ हम न्यूरोग्लियल सेल्स को भी अलग अलग डिवाइड करने वाले हैं। मदद करने वाली कोशिकाएं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अलग पाई जाती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम यहां डिस्कस करेंगे 4 प्रकार की कोशिकाएं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेल्प करने वाली होती हैं और 2 प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वह हमारे इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होने वाली हैं। उनके नाम समझें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहली सपोर्टिव सेल होती है एस्ट्रोसाइट्स। ध्यान दें, पहले इनके नामों को समझें, उसके बाद में हम एक एक के बारे में विस्तृत जानकारी डिस्कस करेंगे। पहला है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दूसरी कोशिकाओं का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तीसरी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं माइक्रोग्लिया, तीसरी माइक्रोग्लिया, और चौथी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम एपेंडाइमल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो यहां यह 4 प्रकार की सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। तो सीएनएस की 4 कोशिकाएं हो गई एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल। अब बात करते हैं पीएनएस की। पीएनएस के अंदर भी 2 प्रकार की सपोर्टिंग सेल पाई जाती हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं स्वान सेल और दूसरी होती हैं सैटेलाइट सेल। तो यहां पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं स्वान सेल और दूसरी होती हैं सैटेलाइट सेल। तो यहां पर इतना पता रखें कि टोटल टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया की बात करें तो टोटल टाइप्स होता है 6 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए काम करती हैं और 2 जो हैं वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए काम करती हैं। अब एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सवाल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूरोग्लिया अगर 6 प्रकार की कोशिकाएं हैं तो इन सभी 6 प्रकार की कोशिकाओं में से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करने का काम कौन करता है, तो बताइए कौन करेगा। तो जवाब यह है कि इन 6 में से कोई भी कोशिका जो है वह इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम नहीं करती है, क्योंकि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करना न्यूरोग्लिया का फंक्शन नहीं है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करना न्यूरॉन का फंक्शन है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यूरोग्लिया चाहे वो कोई सी भी प्रकार की हो, वह सपोर्टिंग मददगार कोशिकाएं होगी, खुद आगे चलकर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम नहीं करने वाली। क्लियर। अब आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन सभी कोशिकाओं का अलग अलग फंक्शन क्या है। हम इन सभी 6 कोशिकाओं का एक एक करके फंक्शन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोसाइट्स के बारे में। सबसे हमारी पहली प्रकार की कोशिकाएं थी एस्ट्रोसाइट्स, जो कि कहां पाई जाती हैं, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। मींस एस्ट्रोसाइट नाम की कोशिका कभी भी किसी पेरिफेरल हिस्से में नहीं पाई जाती हैं, वह केवल और केवल ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहने वाली हैं। अब एस्ट्रोसाइट की खासियत समझते हैं कि इसमें क्या क्या याद रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह सभी 6 प्रकार की न्यूरोग्लिया में से लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया होती है। मींस संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो यह लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया है। मींस आकार के तौर पर बात करें तो इन सभी 6 कोशिकाओं में से जो आकार में सबसे बड़ी कोशिका है वह एस्ट्रोसाइट्स नाम की कोशिका होती है। दूसरी जानकारी यह है कि यह स्टार शेप्ड सेल होती है। मींस एस्ट्रो शब्द से ही क्लियर है, यह एक स्टार के आकार के, तारे के आकार की दिखने वाली कोशिका होती है, तो इसे हम स्टार शेप्ड सेल बोलते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है कि यह लार्जेस्ट प्रकार की स्टार शेप्ड कोशिकाएं मेनली नर्वस सिस्टम में क्या मदद देती हैं या कैसे सहायता प्रदान करती हैं, तो इसके 2 महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण फंक्शन तो यह है, द एस्ट्रोसाइट्स सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ध्यान दें, इस बी का मतलब है ब्लड ब्रेन बैरियर।
अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसका महत्व क्या है वो समझें। ब्लड ब्रेन बैरियर का काम ये होता है कि यह किसी भी हानिकारक तत्व को, किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को कभी भी हमारे सर्कुलेशन के माध्यम से ब्रेन में एंटर करने से रोकता है। जैसा कि सिंपल एग्जांपल आपने समझा होगा कि हमारे ब्लड में नॉर्मली तौर पर कुछ हानिकारक तत्व या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अमोनिया पाया जाता है। अब अमोनिया हमारे सर्कुलेशन में है, हमारे सभी ऑर्गन में से कहीं से भी आप वेन का ब्लड लेकर जांच करें, हमेशा आपको अमोनिया उसमें कुछ निश्चित मात्रा में प्रेजेंट मिलेगा। लेकिन वह वस्तु जो है अगर ब्रेन में पहुंच जाए तो वह फंक्शनल डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, वह ब्रेन के लिए हानिकारक है। तो उस अमोनिया को ब्लड के माध्यम से ब्रेन तक जाने से रोकना, इस प्रकार का जो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, उसी प्रोटेक्टिव बैरियर को हम ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। तो सिंपल बात पता रखनी है कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है जो किसी भी टॉक्सिक वस्तु को, किसी भी हानिकारक वस्तु को ब्रेन में जाने से रोकता है। और यह प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो किसकी बनी होती है? यह एस्ट्रोसाइट नाम की कोशिकाओं की बनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा विशेष फंक्शन यह होता है कि यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यह सीएनएस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है। अब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कहां मेंटेन रखता है और कौन से इलेक्ट्रोलाइट रखता है यह भी समझें। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को मैनेज करना एस्ट्रोसाइट विशेष तौर पर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ईसीएफ के अंदर मेंटेनेंस करने वाली है। ईसीएफ मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल्स के अलावा बाहर जो भी लिक्विड है ब्रेन के अंदर, उस जगहों पर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कैसी रहे, नॉर्मल रहे, डिस्टर्बेंस की तरफ न जाए, उसे मैनेज करना भी हमारे एस्ट्रोसाइट का फंक्शन है। और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन मेंटेन करने की बात करें तो यह विशेष तौर पर ब्रेन के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन को मैनेज करता है। सोडियम को एक्सेसिव हायर या एक्सेसिव लोअर की तरफ नहीं जाने देता है और उसकी एक निश्चित मात्रा बनाए रखने में यह एस्ट्रोसाइट जो है हेल्प करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा करने से यह कोशिकाएं ब्रेन की मदद कर रही हैं? तो बिल्कुल कर रही हैं। अगर ब्रेन के अंदर सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा या बहुत कम होने लग जाए तो वहां पर फ्लूइड का भी डिस्टर्बेंस होने लगेगा, जिससे ब्रेन की कार्यक्षमता डिस्टर्ब होने वाली है। तो ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे फ्लूइड में बदलाव ना हो और जिससे उसके फंक्शनल एबिलिटी में बदलाव ना हो, इस प्रकार की सहायता जो है वह एस्ट्रोसाइट नाम की कोशिकाएं प्रोवाइड करवाने वाली है। क्लियर? तो एस्ट्रोसाइट के बारे में आपको यही 3-4 महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। सबसे पहली, यह लार्जेस्ट कोशिका है, यह स्टार के आकार की दिखती है, यह 2 महत्वपूर्ण काम करती है। पहला तो यह ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करता है और दूसरा यह एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर यह इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और विशेष तौर पर यह सोडियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोसाइट्स के बाद में हमारी दूसरी प्रकार की न्यूरोग्लिया होती हैं, दैट इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दूसरी कोशिकाओं का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इनका फंक्शन समझें। इनका एक ही विशेष फंक्शन है, इट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। इनका एकमात्र काम होता है माइलिनेशन। अब माइलिनेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। माइलिनेशन एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया का नाम है जिसे माइलिनेशन बोलते हैं। यह प्रक्रिया कौन सी है? ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से माइलिन शीथ का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम माइलिनेशन बोलते हैं। अब आती है बात कि माइलिन शीथ क्या है। माइलिन शीथ के बारे में हमने न्यूरॉन की संरचना में डिस्कस किया था। माइलिन शीथ फॉस्फोलिपिड के बने हुए ऐसे बंडल्स हैं जो कि एक्सॉन के स्तंभ के ऊपर चिपके हुए रहते हैं और उस माइलिन शीथ को बनाना माइलिनेशन कहलाता है। और माइलिनेशन का काम जो होता है वह ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम की कोशिकाएं करती हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल, कॉमन सेंस का सवाल यह है कि क्या हमारे हाथ के अंदर नर्व है? बिल्कुल है। आपने रेडियल नर्व का नाम सुना होगा। अगर रेडियल नर्व है तो क्या उसमें न्यूरॉन भी होंगे?
अब नर्व है तो न्यूरॉन होंगे ही सही, क्या उस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ होगी? न्यूरॉन पे माइलिन शीथ भी होती है। तो क्या अगर आपके हाथ में रेडियल नर्व पाई जाती है तो क्या आपकी हाथ की रेडियल नर्व के ऊपर माइलिन शीथ बनाना भी क्या ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रेडियल नर्व पर माइलिन शीथ बनाना ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम इसलिए नहीं है बिकॉज ओलिगोडेंड्रोसाइट इज द सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉट द सेल ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा हाथ, हमारी रेडियल नर्व किस में आएगी? वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगी, जबकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वह सेंट्रल में आते हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम की कोशिकाएं केवल और केवल माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही बनाती हैं, वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का निर्माण नहीं करती हैं। क्लियर? यहां पर हम बात करेंगे कि अगर माइलिन शीथ यह कोशिकाएं बनाती हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, उससे न्यूरॉन को क्या मदद मिलेगी या क्या फायदा होने वाला है। अब फायदे की बात करें तो माइलिन शीथ सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो यह करती है कि यह न्यूरॉन को इंसुलेटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करवाती है। अब इंसुलेटिंग कैपेसिटी का मतलब समझे, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि इंसुलेटिंग माइलिन शीथ ऐसा क्या करने वाली है। अब एक एग्जांपल ये है, आप सभी ने एक इलेक्ट्रिसिटी वाला तार देखा होगा जो कि आपका एल्यूमिनियम का तार है। यह इलेक्ट्रिसिटी का तार जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि वो ब्लैक कलर या अलग अलग कलर के प्लास्टिक उसके ऊपर लपेटा होता है और अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का प्रवाह होने वाला है वो तो अंदर एल्यूमिनियम के तार के अंदर होने वाला है। अब एक तार तो ऐसा है जो कि बिल्कुल खुला हुआ है, मीन्स सीधा एल्यूमिनियम का तार दिखाई दे रहा है। अब अगर यहां से करंट को प्रवाहित किया जाए तो क्या वह उतना एग्जैक्ट मात्रा में पूरा करंट जो है क्या वो एंड पॉइंट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्या इस बिजली के तार के खुले रहने पर क्या उस इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाहित होने के दौरान क्या उसका एनवायरमेंटल लॉस हो सकता है? थोड़ा बहुत करंट इधर उधर एनवायरमेंटली लॉस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर तार खुला हुआ है तो उसका एनवायरमेंटल लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है। मीन्स अगर आपने यहां पर 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया था, तार बिल्कुल खुला था, तो हो सकता है एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो करंट जो है वो 9 किलोवाट तक का ही पहुंचे, वो कुछ जो है एनवायरमेंटली लॉस हो जाए। क्यों हुआ? क्योंकि तार बिल्कुल खुला हुआ था, उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर जो थी वो कवर्ड नहीं थी। अब बात करते हैं वैसा ही मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रिसिटी के तार को, जो कि एल्यूमिनियम का तार है, इस एल्यूमिनियम के तार के ऊपर हम अगर प्लास्टिक लपेट देते हैं तो क्या प्लास्टिक लपेट देने से कोई फर्क आएगा? फर्क यह आएगा कि अब अगर मैं यहां से 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करता हूं तो एंड पॉइंट तक भी 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने वाला है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम प्लास्टिक ने किया? प्लास्टिक ने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में कोई काम नहीं किया है। उसने केवल इतना काम किया है कि जो एल्यूमिनियम का तार इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहा था उसे एनवायरमेंटली, उसे बाहर लॉस्ट होने से बचाया है और बाहर एक प्रकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड की है। सेम वैसा का वैसा काम होता है हमारे माइलिन शीथ का। कैसे वो समझें? अब अगर हम बात करें, ये आपके सेल बॉडी की संरचना थी, उसके ऊपर ये एक्सॉन, नीचे एक्सॉन की संरचना थी और ये पूरा हमारा डेंड्राइट के साथ में न्यूरॉन की संरचना है। जैसा कि हम पढ़ते न्यूरॉन के अंदर पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने रिसीव की, डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास आई और सेल बॉडी के बाद एक्सॉन की तरफ प्रवाहित होती है। अब अगर सेल बॉडी को कोई इंफॉर्मेशन आगे भेजनी है तो वो किसके अंदर से होती हुई जाएगी? वह एक्सॉन के अंदर से होती हुई आगे बढ़ने वाली है। अब अगर एक्सॉन के चारों तरफ कोई भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ना हो, कोई भी फॉस्फोलिपिड की लेयर ना हो, तो क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान यह होने वाला है कि अगर सेल बॉडी कोई निश्चित जानकारी ट्रांसफर करता है तो वो यहां एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कुछ इंफॉर्मेशन में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इधर उधर एनवायरमेंटली लॉस होने की संभावना होती है।
अब बात करते हैं कि इसे रोकने के लिए हमारे एक्सॉन के ऊपर जो है ऐसे फॉस्फोलिपिड के विशेष बंडल्स पाए जाते हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड के बंडल क्या करेंगे? फॉस्फोलिपिड के बंडल जो इंफॉर्मेशन इस एक्सॉन के अंदर प्रवाहित हो रही है उसे इधर उधर एनवायरमेंटली लॉस होने से रोकेंगे। इसका मतलब अगर माइलिन शीथ होगी तो जितनी जानकारी सेल बॉडी ने भेजी है उतनी एक्सॉन के एंड तक भी पहुंचने वाली है। तो यहां माइलिन शीथ ने इंफॉर्मेशन का एनवायरमेंटल लॉस होने से बचाया है और इसी को हम इंसुलेटिंग कैपेसिटी मींस आसपास में एनवायरमेंटल लॉस होने से रोकता है। तो माइलिन शीथ जो होती है उसमें इंसुलेटिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। दूसरी जानकारी यह है कि यह इंफॉर्मेशन के फास्ट ट्रांसमिशन को बढ़ावा देता है। मींस अगर किसी न्यूरॉन के पास में, यहां पर वापस दूसरा इसका फंक्शन समझें, अगर किसी न्यूरॉन के पास में माइलिन शीथ नहीं है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की जो गति रहने वाली है वह स्लो रहने वाली है। कैसे अंतर समझें? अगर किसी न्यूरॉन के पास में माइलिन शीथ नहीं है तो इंफॉर्मेशन इस प्रकार धीरे धीरे एंड पॉइंट की तरफ बढ़ती है, धीरे धीरे ट्रेवल करती हुई सेल बॉडी से एक्सॉन के एंड तक पहुंचती है। वहीं पर अगर यहां माइलिन शीथ के बंडल होते तब क्या फर्क आने वाला था उस पर ध्यान दें। अगर यहां पर माइलिन शीथ के बंडल पाए जाते तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन जंप बाय जंप होता है। मींस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स फ्रॉम वन माइलिन शीथ बंडल टू अनदर माइलिन शीथ बंडल। मींस इंफॉर्मेशन के पहुंचने की गति जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, वह तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। तो यहां माइलिन शीथ ने दो बेनिफिट प्रोवाइड करवाए। पहला तो इंफॉर्मेशन को पूरा पहुंचने मदद की, एनवायरमेंटल लॉस से रोका और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन की गति को भी तेज कर दिया। वह फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। तो सिंपल मतलब अगर आपकी ब्रेन में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल नहीं हो तो क्या होगा? सिंपल आंसर, ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं हो तो माइलिन शीथ नहीं बनेगी और माइलिन शीथ नहीं बनेगी तो क्या नुकसान रहेगा? पहला नुकसान, जानकारी पूरी नहीं जा पाएगी और दूसरा नुकसान, जितनी जाएगी वो भी बहुत स्लो गति से ट्रांसफर करती हुई जाएगी। तो इसका मतलब माइलिन शीथ सूचनाओं को पूरा पहुंचाने में और बहुत तेज गति से पहुंचाने में सहायक होता है और इसे बनाने का काम जो है वह ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम की कोशिकाएं करने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे प्रकार की कोशिकाओं की बात करेंगे। हमारी तीसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, इसके बारे में कुछ विशेषताएं समझें। इसके नाम से ही पहली विशेषता क्लियर है कि यह स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया है। स्मॉलेस्ट अगर माइक्रोग्लिया है तो लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट हमने पढ़ा था एस्ट्रोसाइट नाम की कोशिकाएं लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया है और माइक्रोग्लिया, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया जो होती हैं वह माइक्रोग्लिया नाम की कोशिकाएं होने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी जानकारी कि स्मॉलेस्ट होने के अलावा ये काम क्या करती हैं। काम के बारे में समझें कि यह एक प्रकार की टिश्यू मैक्रोफेजेज होती हैं। अब टिश्यू मैक्रोफेजेज का क्या मतलब है? टिश्यू मैक्रोफेजेज का मतलब यह है कि हमारे अलग अलग बॉडी सिस्टम में, अलग अलग ऑर्गन में किसी फॉरेन पार्टिकल को डैमेज करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव कोशिकाएं हर ऑर्गन में पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल समझें, हमारे लीवर की बात करें। लीवर में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई इन्फेक्शियस हो चाहे कोई नॉन इन्फेक्शियस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल पहुंचता है तो वहां पर एक कफ्फर सेल्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। कफ्फर सेल क्या करती हैं? उस फॉरेन पार्टिकल का फेगोसाइटोसिस करती हैं, उसे निगल लेती हैं और उसे डैमेज करने का काम करती हैं। वैसा ही एग्जांपल समझें, हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर डस्ट सेल नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका फंक्शन यह होता है कि यह फॉरेन पार्टिकल का फेगोसाइटोसिस करती हैं। जैसा काम लीवर में कफ्फर सेल्स का है, फेफड़ों में डस्ट सेल का है, वैसा ही काम ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया नाम की कोशिकाओं का होने वाला है। मीन्स द फंक्शन ऑफ माइक्रोग्लिया इज द फेगोसाइटोसिस।
फेगोसाइटोसिस मीन्स निगलना, मीन्स जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेगा तो यहां पर हमारी माइक्रोग्लिया नाम की कोशिकाएं उन्हें फेगोसाइटोसिस करने वाली हैं, मीन्स उसे निगलने वाली हैं और उन्हें खत्म करने वाली हैं। तो यह ब्रेन का टिश्यू मैक्रोफेज, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो इम्यूनिटी की सेल हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल हैं, उन्हीं को हम माइक्रोग्लिया के नाम से जानते हैं। तो केवल दो जानकारी याद रखनी है, पहला यह स्मॉलेस्ट कोशिका है और दूसरा यह फेगोसाइटोसिस करने का काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी प्रकार की न्यूरोग्लिया, जिन्हें हम एपेंडाइमल सेल्स के नाम से जानते हैं। अब एपेंडाइमल सेल्स का काम समझें। पहली जानकारी तो यह है, एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं यह इनर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट रहती हैं। अब यहाँ वेंट्रिकल्स लिखा है तो हम कौन से वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? यहाँ हम हार्ट के राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो ब्रेन के अंदर टोटल 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं और उन वेंट्रिकल के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, मीन्स अगर ये आपके ब्रेन के अंदर 4 अगर वेंट्रिकल हैं तो इन 4 वेंट्रिकल के इनर लाइनिंग जो अंदर की दीवार होती है वहां पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन विशेष कोशिकाओं को हम एपेंडाइमल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो कहां होती हैं? वेंट्रिकल्स के आंतरिक दीवार पर पाई जाती है। अब क्या करती हैं वो समझें। यह इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होने के साथ यह कोरोइड प्लेक्सस के निर्माण में हेल्प करती हैं। किसको बनाने में हेल्प करेंगी? कोरोइड प्लेक्सस। अब कोरोइड प्लेक्सस एक गुच्छे का नाम है, एक टफ्ट का नाम है, जो कि एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस बनाता है जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल तौर पर देखा जाए तो एपेंडाइमल सेल्स का योगदान होता है CSF का निर्माण करने के अंदर। योगदान कैसे हुआ? अगर सीधे तौर पर पूछें कि CSF किसने बनाया तो आंसर होना चाहिए CSF बनाया था कोरोइड प्लेक्सस ने। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि कोरोइड प्लेक्सस के निर्माण में किसने हेल्प की? तो कोरोइड प्लेक्सस के निर्माण में हेल्प करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? एपेंडाइमल सेल। तो यहां चौथी प्रकार की सपोर्टिंग सेल का फंक्शन होता है कि यह कोरोइड प्लेक्सस का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा CSF का निर्माण होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हमने 4 कोशिकाओं के बारे में डिस्कशन किया, ये 4 कोशिकाएं जो थी यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स थी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 विशेष प्रकार की सपोर्टिंग सेल पाई जाती हैं, जिनके नाम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पहली कोशिका थी हमारी स्वान सेल। पहली कोशिका का नाम है स्वान सेल और दूसरी हमने पढ़ी थी सैटेलाइट सेल। एक एक करके दोनों के फंक्शन डिस्कस करते हैं। स्वान सेल जो होती हैं यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। इसके 2 विशेष काम हैं। 2 विशेष कामों को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट कर रही थी, उसी काम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्वान सेल पूरा करती हैं। तो अब ये बताइए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या कर रही थी? अभी हमने पढ़ा था हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेशन कर रही थी, लेकिन कहां कर रही थी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। स्वान सेल भी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 4 कोशिकाओं के, न्यूरोग्लिया प्रकार की कोशिकाओं के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आगे हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरोग्लिया सेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में। जैसा कि शुरुआती क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 प्रकार की न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं। सबसे पहली प्रकार की सेल होती हैं दैट इज द स्वान सेल। अब स्वान सेल क्या काम करती हैं इस बारे में समझें। स्वान सेल 2 प्रकार के विशेष काम करती हैं। वह दोनों काम क्या होते हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल समझें। स्वान सेल वही काम करने वाली है जो काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम की कोशिकाएं कर रही थी। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या कर रही थी? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का काम कर रही थी, मींस माइलिन शीथ को बनाने का काम कर रही थी। वही माइलिनेशन का काम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन करने वाला है?
वह स्वान सेल करने वाली है। अब कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए एक अंतर क्लियरली समझ लें। अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन के किसी भी टुकड़े की बात करें, आपने सेरेब्रम नाम सुना ही होगा जो सामने की तरफ रहता है। अगर सेरेब्रम ब्रेन का एक हिस्सा है तो वह भी न्यूरॉन का बना होगा, और अगर न्यूरॉन का बना है तो क्या उसके अंदर भी माइलिन शीथ प्रेजेंट रहेगी? बिल्कुल प्रेजेंट रहेगी, लेकिन वहां पर माइलिन शीथ बनाने का काम था ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम की कोशिका का, क्योंकि वो सीएनएस का हिस्सा है और वहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल पाई जाती हैं। अब मैं दूसरी बात करूं कि हमारे हाथ में पाई जाने वाली रेडियल नर्व के बारे में। रेडियल नर्व के अंदर भी न्यूरॉन है और उन न्यूरॉन के ऊपर भी माइलिन शीथ होगी, लेकिन उन माइलिन शीथ के निर्माण का काम जो है वो कौन करने वाला है? स्वान सेल करने वाली है, क्योंकि रेडियल नर्व जो है वह पेरिफेरल का हिस्सा है, जबकि सेरेब्रम जो कि ब्रेन का हिस्सा था, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आने वाला है। तो काम दोनों का माइलिनेशन मींस माइलिन शीथ बनाना है, लेकिन दोनों का साइट अलग अलग है, दोनों का काम करने की जगह अलग अलग है। ओलिगोडेंड्रोसाइट उसी काम को सीएनएस में करता है और स्वान सेल उसी काम को पीएनएस के अंदर पूरा करता है। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में। दूसरा फंक्शन इसका वही होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया का था। तो बताइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया का क्या फंक्शन था? तो यहां हमने पढ़ा था कि उसका फंक्शन था फेगोसाइटोसिस। अब यहां पर अंतर समझें। फेगोसाइटोसिस टर्म का मतलब तो आप जानते हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को निगलना, उसे डिस्ट्रॉय करना, हानिकारक तत्व को खत्म करना। तो यहां पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी फेगोसाइटोसिस करना स्वान सेल का फंक्शन है। यही काम सीएनएस में माइक्रोग्लिया कर रही थी। तो यहां यह समझें कि स्वान सेल इज आल्सो ए टिश्यू मैक्रोफेजेज। टिश्यू मैक्रोफेजेज मतलब ऑर्गन विशेष की प्रोटेक्टिव सेल, जिसे हम टिश्यू मैक्रोफेजेज बोलते हैं। तो सीएनएस की टिश्यू मैक्रोफेज कौन सी है? तो जवाब होना चाहिए माइक्रोग्लिया। और पीएनएस की टिश्यू मैक्रोफेज कौन सी है? तो जवाब होना चाहिए स्वान सेल। तो यहां आपको स्वान सेल के दो ही फंक्शन याद रखने हैं। पहला होता है माइलिनेशन, माइलिन शीथ बनाना, और दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस मींस हानिकारक तत्व को निगलना, उसे फेगोसाइटोसिस करना। अब बात करते हैं पीएनएस की दूसरी प्रकार की कोशिकाओं के बारे में। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं सैटेलाइट सेल। अब इन सैटेलाइट सेल का फंक्शन समझें। सैटेलाइट सेल जो होती हैं वो केवल एक ही काम करती हैं, यह इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। अब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कहाँ मेंटेन रखनी है और किसकी मेंटेन रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो भी काम करेगा वो कहाँ करेगा? पीएनएस में करेगा। काम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट को कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, लेकिन कौन से पार्ट में? यह एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को रेगुलेशन करता है, और विशेष तौर पर यह सोडियम कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट सेल का फंक्शन। ये दो प्रकार की हमने कोशिकाएं और उनके विशेष फंक्शन के बारे में जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है कि नर्वस सिस्टम के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं के क्या क्या फंक्शन होते हैं। शुरू से हमने अब तक पढ़ा कि दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक न्यूरॉन है और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। अब इस टर्म को हम समझते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर होता क्या है और यह क्या करता है या कितने प्रकार का होने वाला है। न्यूरोट्रांसमीटर का एक सिंपल डेफिनेशन कहें या इसका तात्पर्य कहें तो समझें, इट इज ए केमिकल मैसेंजर विच ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है, उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो इसके सिंपल मीनिंग यह है कि यह एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होने वाला है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम यह होने वाला है कि यह इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करता है।
अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसे केमिकल मैसेंजर जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, या शरीर में किन किन प्रक्रियाओं पर यह न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। तो इनके फंक्शनल एबिलिटी के आधार पर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वह टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार के होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे प्रकार के होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और तीसरे होते हैं मिक्स्ड प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर। अब इनके अंदर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं उन्हें समझने से पहले इनका तात्पर्य समझें कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, या मिक्स्ड का काम करने का तरीका क्या रहता है। सबसे पहले एक्साइटेटरी, नाम से ही क्लियर है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेटरी प्रभाव, जो कि सूचनाओं को बढ़ावा देने का, उन्हें एक्साइट करने का, उनकी ट्रांसमिशन को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। दूसरे होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्शन पोटेंशियल मींस इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें हम इनहिबिटरी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और तीसरे होते हैं मिक्स्ड प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर, और मिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ऑर्गन पर काम बढ़ाने वाला, एक्साइटेशन क्रिएट करने वाला फंक्शन भी कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गन पर इनहिबिट करने वाला, फंक्शन डिक्रीज करने वाला एक्शन भी कर सकते हैं, मींस दोहरा प्रभाव रखते हैं। इसलिए इन्हें हमने मिक्स्ड प्रकार का नाम दिया है, विच हैज बोथ टाइप ऑफ फंक्शन, इनहिबिटरी फंक्शन आल्सो एंड एक्साइटेटरी फंक्शन आल्सो। इसलिए इसे हमने मिक्स्ड प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर कहा है। अब बात करते हैं कि कौन से वाले में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर, उन केमिकल मैसेंजर्स के नाम समझें। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में यहां मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दें। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर 5 होते हैं, जिसे आप एक शॉर्ट फॉर्म, एक नेमोनिक के आधार पर याद रख सकते हैं, गाना है। अब गाना है एक नेमोनिक, हमने शॉर्ट फॉर्म तैयार किया है। इसका तात्पर्य समझें कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी में आते हैं। जी का मतलब होता है ग्लूटामेट, दूसरा होता है एस्पार्टेट, तीसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, चौथा एसिटाइल कोलिन, और पांचवा हिस्टामिन। तो यहां 5 नाम पर ध्यान दें। गाना है, हमने एक नेमोनिक शॉर्ट फॉर्म लिखा जिसके अंदर 5 न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं जिन्हें हम एक्साइटेटरी प्रकार के बोलते हैं। पहला है ग्लूटामेट, दूसरा एस्पार्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन। ये 5 न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो एक्साइटेटरी में आते हैं। नेमोनिक याद रखें, लेकिन नेमोनिक के साथ साथ में उसके अंदर कौन कौन से मैसेंजर आते हैं वो भी याद रखें, वरना ऐसा ना हो कि गाना है तो याद है लेकिन एग्जाम में क्या गाना है वो याद ही ना रहे। इसलिए पूरा डिटेल में याद रखें। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। इनहिबिटरी के अंदर विशेष तौर पर 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज गाबा। अब गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वह इनहिबिटरी के अंदर आता है। गाबा का फुल फॉर्म समझें, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, जिसे हम गाबा शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। यह इनहिबिटरी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो पहला गाबा, दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, दूसरा हो गया डोपामिन। तीसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लाइसिन, और चौथा होता है सीरोटोनिन। तो ध्यान दें, यहां 4 नाम मैंने मेंशन किए हैं। इनहिबिटरी के अंदर पहला गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, दूसरा डोपामिन, तीसरा ग्लाइसिन और चौथा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो होता है उसे एक हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम 5-HT के नाम से भी जानते हैं। HT का मतलब समझे हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। सीरोटोनिन का ही अन्य केमिकल नाम रखा गया है जिसे हम 5-HT बोलते हैं। HT का मतलब है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन।
तो ये चार आते हैं इनहिबिटरी के अंदर। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर, जिन्हें हम मिक्स्ड प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। मिक्स्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि यह दोहरा प्रभाव रखते हैं। यह एक्साइटेटरी प्रभाव भी दिखा सकते हैं या इनहिबिटरी प्रभाव भी दिखा सकते हैं। और इसके अंदर विशेष तौर पर दो न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। पहला होता है एड्रिनलिन और दूसरा होता है नॉरएड्रिनलिन। तो यह दो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं यह मिक्स्ड प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो विशेष परिस्थितियों में जैसे कि हम फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन की बात करें तो यह कुछ ऑर्गन्स पर एक्साइटेटरी प्रभाव भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में हैं और तब अगर एड्रिनलिन रिलीज होता है तो यह कुछ ऑर्गन मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट की बात करें तो यह हार्ट के ऊपर एक्साइटेटरी प्रभाव दिखाते हुए उसका रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है। लेकिन वहीं उसी सिचुएशन में बात करें तो वही एड्रिनलिन अगर जीआईटी ट्रैक्ट पर इन्फ्लुएंस की बात करें तो वह जीआईटी ट्रैक्ट पर उसी समय पर इनहिबिटरी प्रभाव भी दिखाता है। मींस एड्रिनलिन के दोनों प्रकार के इन्फ्लुएंस हैं। वह शरीर के कुछ हिस्सों पर एक्साइटेटरी प्रभाव भी दिखाता है तो कुछ हिस्सों पर इनहिबिटरी प्रभाव भी दिखाता है, इसलिए इन्हें हमने मिक्स्ड प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर कहा है। तो यह था हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जानकारी। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक केमिकल मैसेंजर है और यह तीन प्रकार के पाए जाते हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी एंड मिक्स्ड। ओके, थैंक यू।